अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप लोगों से करनी है क्योंकि बार बार आप लोगों का एक ही कमेंट आता रहता है। 2459 वन प्लस के पेमेंट के बारे में भी आता है और कि मदरसे के अंदर जो बहाली होगी वो सदर करेगा या सेक्रेटरी करेगा। इसको लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोगों का देखने को मिलता है कि अभी जो शिक्षक बहाली होगी तो उसके अंदर सदर करेगा या सेक्रेटरी करेगा। तो इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके अंदर बना हुआ है। तो इसी बातों पर मैं आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि सदर का अब जो मदरसे के अंदर क्या पावर है और पहले क्या पावर था, इन सब पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं अंत में आपसे बताऊँगा कि इसका इख्तियार किसको दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बिहार मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि मदरसे के अंदर बहाली की प्रक्रिया क्या होती है। तो पहले क्या था कि मदरसे के अंदर बहाली की जो प्रक्रिया पूरा ये था कि मदरसे के अंदर जो मेंबरान होते थे, मदरसे के अंदर एक सदर होता था, एक सेक्रेटरी होता था और उसके कुछ मेंबरान होते थे। मदरसे के अंदर जो बहाली होती थी पहले, तो उन सदर और सेक्रेटरी मिलकर और वो मेंबरान जो होते थे वो सब मिलकर स्टाफ का चुनाव करते थे। अगर किसी की बहाली करनी है तो उसके लिए वो लोग मिलकर बैठते थे। उसके बाद फिर जिनको बहाल करना हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, हाफिज़ के पद पर हो या किसी आलिम के पद पर हो, जिस पर भी बहाल करना हो वो लोग अपने एतबार से बहाल कर लेते थे। उसके बाद फिर ये कॉपी पटना बोर्ड, मदरसा बोर्ड भेज दिया जाता था और ये बहाली सदर और सेक्रेटरी करते थे। तो ये बहाली माना भी जाता था और इसके बाद फिर वो मदरसे के शिक्षक होते थे। उसके बाद फिर उनका वेतन शुरू होता था। लेकिन जब इससे पहले के जो चेयरमैन थे अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, उनके कार्यकाल में ये हुआ था कि सरकार को ये खबर बार बार मिल रही थी कि मदरसे के अंदर सदर और सेक्रेटरी के रहने की वजह से, उनके मिली भगत की वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसके अंदर ये होता था कि सदर और सेक्रेटरी अपने मनमर्जी से जिसे चाहते थे बहाल करते थे, जिसे चाहते थे बहाल नहीं करते थे और जो ज़्यादा पैसा देता था उन्हीं की बहाली होती थी। तो ये खबर जब सरकार तक पहुंची तो सरकार ने इसकी जांच कराई। उसके बाद फिर सरकार ने ये कहा कि मदरसे के अंदर अब बहाली की जो प्रक्रिया है वो अलग होगी। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदरसा बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। मैंने इस नोटिस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने जब इससे पहले बहाली को लेकर, मदरसे के अंदर बहाली को लेकर सदर सेक्रेटरी के ऊपर उन्होंने क्या लेटर लिखा था और उस पर कहा था कि बहाली कैसे होगी। तो मैंने इससे पहले इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। तो सरकार को जब ये खबर पहुँची तो सरकार ने फ़ौरन इस पर यह आदेश जारी किया कि अब अगर बहाली होगी तो सदर और सेक्रेटरी के इसके अंदर कोई भी इसके अंदर नहीं हो पाएगा। सदर और सेक्रेटरी का कुछ नहीं होगा इसके अंदर। सदर और सेक्रेटरी का सिर्फ ये हो सकता है कि मदरसे के अंदर जो भी बहाली होगी तो जिसको भी बहाल करना है, बहाल करने के बाद उनकी योग्यता, उनके कागजात को लेकर आपको मदरसा बोर्ड भेजना होगा। मदरसा बोर्ड भेजने के बाद फिर वहाँ पर उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि एक विशेष टीम बैठेगी। उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो 100 नंबर या 150 नंबर, 200 नंबर, जिसका जितने का भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम होने के बाद फिर अगर वो कमेटी बताएगी कि हाँ ये शिक्षक के लिए योग्य है या नहीं है, उसको लेकर उसके बाद फिर वो जब रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को सौंप देगी, फिर मदरसा बोर्ड की तरफ ऑफिशियल
उसके बाद फिर उनके बहाली का ऐलान किया जाएगा। ये प्रक्रिया अभी तक यही प्रक्रिया है। इसके अंदर अभी सदर और सेक्रेटरी का कोई पावर नहीं है। सदर और सेक्रेटरी का पावर सिर्फ इतना ही है कि वो किसी भी शख्स को मनोनीत करके वो कागज़ को आगे भेज सकते हैं, लेकिन ये बहाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो भी कानून बनता है वो एक मर्तबा बनता है, बार बार ऐसा नहीं कि 2023 के लिए अलग कानून आ जाएगा, 2024 के लिए अलग कानून हो जाएगा। देखिए, कानून अभी जो बना है तो वो एक ही अभी तक कानून है, और इसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती भी दिया गया था, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था इसको लेकर कि नहीं, बहाली तो सिर्फ सरकार के आदेश पर ही होगी, इसलिए कि इसके अंदर मिली भगत होती है। इसी को लेकर सरकार ने खुद इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार ने कहा था कि बहाली होगी तो वो अब सदर और सेक्रेटरी की मनमर्जी पर नहीं होगी, बल्कि विशेष जो कमेटी बैठेगी उनके अनुरोध पर यह बहाली की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो 2022 की प्रक्रिया अलग थी, 2023 की प्रक्रिया अलग थी। अभी तक जो वही प्रक्रिया है, अभी तक उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ये चीज़ जानती है कि कितना मदरसे के अंदर गड़बड़ी होता है, मदरसे के अंदर कितना मिली भगत होती है। इसी को लेकर सरकार सतर्क होकर इसलिए इस पावर को सदर सेक्रेटरी से ख़त्म करके मदरसा बोर्ड मुंतकिल कर दिया गया है, और सरकार ने खुद इसका पावर अपने हाथ में ले लिया है। जैसा कि शिक्षा विभाग ने इससे पहले कहा था कि मदरसे की बहाली की जो भी प्रक्रिया होगी वो शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न जो बना हुआ था, आप सुनते रहते हैं कि सदर करेगा या सेक्रेटरी करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बहाली की प्रक्रिया होगी वो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी होगा। सदर और सेक्रेटरी का इसके अंदर कोई भी भूमिका नहीं होगी। ये आप समझ लें इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यही कुछ अहम बात मुझे आपसे करनी थी सदर और सेक्रेटरी के ऊपर, कि बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो हकीकत, जो असल बात है, जो मैं आपको कागजी बात बता रहा हूं, जो कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, मैं उसकी बात बता रहा हूं। उसके बाद अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो वीडियो भी आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर पूरा बाज़ाब्ता लिखा हुआ लेटर के अंदर कि कैसे बहाली की प्रक्रिया होगी मदरसे के अंदर, ठीक है। तो वह आप ज़रूर देखें, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।